हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 9 मार्च का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। यहाँ पे एक डे की बात की जा रही है, नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे हमारे कंट्री में और ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है मार्च मंथ के सेकंड वेडनेसडे में। तो इस साल जो ये डे आया है ये 9 मार्च को आया है। ठीक है, हर साल 9 मार्च को नहीं आता है, बस ये मार्च के सेकंड वेडनेसडे को ही सेलिब्रेट होता है। तो इस साल जो है 9 मार्च को ये सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, एम क्या है कि जो स्मोकिंग करते हैं लोग आज के टाइम में, उनकी हेल्प करनी कि वो स्मोकिंग छोड़ सकें। ठीक है, हम तब तक हेल्प नहीं कर सकते हैं किसी की जब तक वो खुद ये चीज़ें छोड़ना ना चाहे। ठीक है, खुद इन चीज़ों से क्विट ना करना चाहे, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, खुद अगर दिल से वो चाहेगा कि हमने भाई ये चीज़ छोड़नी है, स्मोकिंग छोड़नी है, ड्रिंकिंग छोड़नी है, फिर अदरवाइज वो पर्सन स्मोकिंग या ड्रिंकिंग छोड़ पाएगा। अदरवाइज आप जितनी भी कोशिश कर लें तो वो आपकी बात तो बिल्कुल नहीं मानेगा। ठीक है, तो स्मोकिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है स्मोकिंग को। एज पर दी अकॉर्डिंग टू अगर देखें तो WHO के द्वारा ऐसी चीज़ें बोली गई है। ठीक है, अगर स्मोकिंग की बात करें, एस्टिमेट लगाया गया है कि 1.35 मिलियन इंडियंस जो हैं एवरी ईयर इनकी डेथ होती है। 1.35 मिलियन सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो तब भी लोग जो है ये चीज़ मानते नहीं हैं। और टबैको का जो यूज़ होता है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कि मोर देन 3,500 इंडियंस एवरी डे मारे जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा स्पेशली इकोनॉमिक बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे इंडिया की जो जीडीपी है, स्पेशली 1% जीडीपी जो है हमारी कंट्री की, वो उसमें इसका लॉस हो जाता है जीडीपी में। ठीक है, टबैको को एपिडेमिक भी बोला गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो थीम जो है, क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। ठीक है, कि स्मोक को आपने छोड़ना है, इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, आप दिल से चाहें, अगर आप छोड़ना चाहें इसको, ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप कोशिश करें तो। ठीक है, इसके अलावा बात करें, जैसे हमारी कंट्री में अभी ये बोला गया है कि स्मोकिंग जो सिगरेट वगैरह है, टबैको वगैरह है, इसके ऊपर अगर हम टैक्स बढ़ा दें तो हम ये जो है सिगरेट जो पीते हैं वो लोग जो है पीना बंद कर देंगे। क्या ऐसा होगा? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि लोग जो है, अगर जिनको लत लगी है इस चीज़ की, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके चीज़ों को खरीद के इसका कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। और ऐसा भी बोला गया कि जब से जीएसटी लागू हुई है 2017 से, ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई है, तो इसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है इंक्रीज नहीं किया गया है टबैको प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ है माइनस अगर देखें तो नेशनल क्लैमिटी जो कॉन्टीजेंट ड्यूटी है। ठीक है, यूनियन बजट 2020 में ऐसा बोला गया कि हम इंक्रीज करेंगे, माइनर इंक्रीज करने की बात की गई। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे इंक्रीजिंग सिगरेट प्राइस जो है, रफली 5% इसका जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्मोकिंग जो है प्लीज़ छोड़ दें। स्मोकिंग जो है ये बहुत बुरी है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, और फैमिली जो है वो भी बर्बाद हो जाती है अगर पर्टिकुलर स्मोकिंग की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। तो पीछे जो फैमिली है उनके लिए प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे आपके बिना, ये सोचो। तो इस प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है, तो ये साइलेंट किलर है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में जहर वगैरह ये डेवलप करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जल्दी ही किसी पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन आपको देती हूँ। ठीक है, फंक्शन जो है हैवी वाटर का इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो ये 2011 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो समझिएगा फिर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि फंक्शन जो रहता है हैवी वाटर का जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है, उसकी वजह से होता क्या है, क्या प्रोसीजर होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, सेकंड है इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, थर्ड है कूल डाउन द रिएक्टर, एंड फोर्थ है स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है वो बताइएगा, सोचिएगा। अब हम करते हैं न्यू जो हमारा आर्टिकल है वो डिस्कस। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे एक रीजन है जैपोरिजिया।
ये ज़ैपोरिज़िया रीजन कहाँ पे है? ये यूक्रेन में एक रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ैपोरिज़िया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का, जो रशिया के द्वारा इसको हड़प लिया गया है, ठीक है? अपने कंट्रोल में ले लिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है हाल ही में ही, ठीक है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर होता क्या है? यहाँ से हम एनर्जी जो है, पावर कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ज़ैपोरिज़िया जो है, रिसेंटली ही रशियन फोर्सेस के द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट को सीज कर लिया गया, जो यूरोप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है, ये वन ऑफ द यूरोप्स बिगेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर्स है, ठीक है? अकाउंट 25% जो एनर्जी है यहाँ यहाँ से जनरेट होती है, जो इस पर्टिकुलर रीजन में जो पावर जो है सप्लाई की जाती है, ठीक है? ये सिचुएटेड है एनर हॉडर सदर्न यूक्रेन में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, लोकेशन बताई है, ठीक है? तो एनर हॉडर सदर्न यूक्रेन में ये सिचुएटेड है, ज़ैपोरिज़िया, ठीक है? तो ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? तो प्लीज़ सॉरी अगर थोड़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब हो रही है तो, ठीक है? तो ये 6 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में से एक है। इसकी यूनिट्स अगर देखें तो 1000 मेगावाट है, ग्रोस इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो जनरेट करता है ईच, ठीक है? एंड इसको बिल्ट किया गया 1984 एंड 1995 के बिटवीन, ठीक है? तो ये लोकेटेड कौन सी रिवर पे है? ये निफर रिवर इसको बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे डी जो रहता है वो साइलेंट रहता है, तो निफर रिवर जो है, ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पे जो ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, निफर रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है, ठीक है? और यहाँ पे 200 किलोमीटर फ्रॉम दी कॉन्फ्लिक्टेड जो डोनबास रीजन है, जहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है यूक्रेन में, तो उससे इतनी दूर है, ठीक है? ज़ैपोरिज़िया जो है, 4 ऑपरेटिंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें से एक है, ठीक है? जो 1984 में इसको स्टार्ट करना शुरू किया। 40% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे, यूक्रेन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एंड 1/5 ऑफ यूक्रेन एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक लाइट वाटर रिएक्टर होता है, जो यूज़ किया जाता है ऑर्डिनरी वाटर में, जो साधारण पानी होता है उससे इसको यूज़ किया जाता है एज द मॉडरेटर एंड कूलेंट, ठीक है? जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्लांट है, मोस्ट कॉमन टाइप है ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की इन द वर्ल्ड। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की अगर बात करें, इसको नेचुरल यूरेनियम एंड वाइल्ड लाइट वाटर रिएक्टर्स के में फ्यूल्ड किया जाता है, फ्यूल्ड बाय लो एनरिच्ड यूरेनियम, यानी कि यहाँ पे जो बात की जाती है लाइट वाटर रिएक्टर में, इसमें जो यूरेनियम का यूज़ किया जाता है वो कम किया जाता है, ठीक है? हैवी वाटर में यूरेनियम का यूज़ जो है वो ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे अगर बात करें यूक्रेन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसकी पहले लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ब्लैक सी जो है इसको टच करती है, ठीक है? और यहाँ पे ब्लैक सी को टच करने वाली कौन-कौन सी कंट्रीज़ के बॉर्डर हैं, वो है जॉर्जिया है, रशिया है, तुर्की है, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है? यूक्रेन, तो मोल्डोवा नहीं है, याद रखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे बात करें आखिर क्रिएट कैसे होती है न्यूक्लियर एनर्जी, वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिज़न, ठीक है? फिज़न यानी कि ये एक आपका न्यूक्लियर है, ठीक है? इससे क्या होगा, अलग-अलग एटम्स जो है वो निकलेंगे, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम से अलग-अलग जो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि फ्यूज़न हो रहा है इसका, ठीक है? अलग-अलग यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फ्यूज़न हो रहा है न्यूट्रॉन का, यानी कि तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। फ्यूज़न का मतलब बहुत सारे जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं, एक यहाँ पे क्या बनाता है, मेन जो न्यूक्लियस रहता है वो बनाता है, ठीक है? तो ये क्या है, न्यूट्रॉन है, और ये क्या है, हीलियम का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है? तो फ्यूज़न की यहाँ पे, फिज़न की स्पेशली जो न्यूक्लियर एनर्जी रहती है, जो इसमें फिज़न की ज़्यादातर यहाँ पे प्रोसीजर देखने को मिलता है, ठीक है? जो हैवी वाटर रहता है, इन न्यूट्रॉन्स को, इनकी स्पीड क्या रहती है, यानी कि ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है? यहाँ से बढ़ गए, यहाँ से बढ़ गए, ठीक है? इनकी स्पीड जो है वो कंट्रोल करता है हैवी वाटर, ठीक है? तो यहाँ से जो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, तो यहाँ से जो आंसर रहेगा वो ए, ठीक है? ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हैवी वाटर का फंक्शन क्या रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो स्पीड जो रहती है न्यूट्रॉन्स की, वो स्लो डाउन कर देता है हैवी वाटर, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है? और फ्यूज़न भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, हमारी कंट्री में न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं? टोटल 22 हैं, ठीक है? न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कंट्रीज एनर्जी मिक्सचर आपको देखने को मिलता है, और प्रेजेंटली हमारी कंट्री में 22 रिएक्टर्स हैं, और टोटल कैपेसिटी इसकी 6780 मेगावाट है, जो आज के टाइम में ऑपरेशनल में है, ठीक है? और 1 रिएक्टर है।
उसके अलावा यहाँ पे KPKA-PP3 700 मेगावाट है जो कनेक्ट है ग्रिड से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव किया गया, अप्रूवल दे दिया गया, फाइनेंशियल सैंक्शन यहाँ पे अप्रूव किया गया, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए कंस्ट्रक्ट करने में 12 जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स थे, 10 इंडिजीनियस थे, 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो सेटअप किए जाने थे, फ्लीट मोड 2 यूनिट ऑफ लाइट वाटर रिएक्टर्स जो सेटअप यहाँ पे रशियन फेडरेशन की मदद से, ठीक है। न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है हम लोगों ने बढ़ानी है, ये हम लोग का विजन है 2031 तक। यहाँ पे 22,480 मेगावाट की कैपेसिटी जनरेट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये टारगेट है 2031 का, ठीक है। हमारी कंट्री में सम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, वो किसके अंडर है? कैप्ट अंडर है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से यूज़ की जा रही है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। अगर कहीं भी दुनिया में यूरेनियम खरीदा जाता है, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से हम यूरेनियम खरीद रहे हैं, कोई भी कंट्री अगर खरीद रही है जिससे एनर्जी जनरेट होती है, वो यूरेनियम उसी न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर लोगों के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या फिर उससे अलग चीज़ें बनाई जा रही है, यानी कि जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस पे ये क्या करती है, फिर सैंक्शन लगाती है उस कंट्री पे, ठीक है। तो 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, और ये पेपर में पूछा भी जा चुका है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो जो वन डे एग्जाम्स रहते हैं उसमें ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है ये पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो IAEA जो है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये क्या करती हैं कि यानी कि हमारी कंट्री का जो कुछ यूरेनियम जो है ये कहाँ पे सेव्ड रहता है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में सेव रहता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम जो है हम अपनी कंट्री का डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बन भी चुका है यूपीएससी के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें जो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, यानी कि जो हम यूरेनियम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो इस्टेब्लिश होता है विद द फॉरेन कोलैबोरेशन से, ठीक है। इंश्योर किया जाता है जो हम इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम वाज नॉट डाइवर्टेड फॉर द मिलिट्री यूज़, ठीक है। एंड इम्पोर्टेड यूरेनियम इज़ यूज टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर सिविलियन पर्पस, यानी कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूरेनियम उसका हम मिलिट्री यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि उससे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ हम सिविलियन पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे, स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। न्यूक्लियर से एनर्जी को कन्वर्ट करना ईजी नहीं होता है, ठीक है। अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो एक डिजास्टर क्रिएट कर सकती है, जैसे जापान में हुआ, फुकुशिमा में हुआ, ठीक है। उसके अलावा यूक्रेन में भी ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिली थी। यूक्रेन में जैसे यहाँ पे चेर्नोबिल डिज़ास्टर हुआ था 1986 में, तो इसी से रिलेटेड था ये, ठीक है। तो ये डिज़ास्टर भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इससे 5% जो है रिलीज हुई थी, फायर एंड एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो रिएक्टर्स था इनटू द इन्वायरमेंट। तो 2 कैनोबिल जो प्लांट वर्कर्स थे उनकी डेथ हो गई थी, और 28 पीपल जो थे, ठीक है, वो इंजर हुए थे विद इन अ फ्यू वीक, ठीक है। तो 3,50,000 पीपल को वहाँ से वैक्यूएट किया गया था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो सेटलमेंट एरियाज जो थे पीपल के रिलोकेट किए गए ऑनगोइंग, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बिगेस्ट डिजास्टर माना जाता है यूक्रेन में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर अपनी कंट्री की बात करें तो 22 आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और ये मैचअप्स के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि रावत भत्ता राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र, कुंदनकुलम तमिलनाडु, करकापर गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नारोरा उत्तर प्रदेश, कायगा कर्नाटका, खड़गपुर गुजरात, रावत भत्ता राजस्थान, कुंदनकुलम, ठीक है। ये सारे कहाँ पे है, ये अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। जैतापुर महाराष्ट्र, कोवड़ा आंध्र प्रदेश, मिथी विरदी गुजरात, हरिपुरी वेस्ट बंगाल, गोरखपुर हरियाणा, भीमपुर मध्य प्रदेश, माही बांसवाड़ा राजस्थान, कायगा कर्नाटका, चुटका मध्य प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये मैचअप्स के लिए भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर।
नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, इंडिया ने अब्सटेन कर दिया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, जो रेजोल्यूशन लाया जा रहा था रशिया के खिलाफ, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे वोट डालने से बिल्कुल मना कर दिया है, यानी कि हम लोग पीछे हट गए हैं, अब्सटेन कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा, ठीक है। तो रिसेंटली ही अभी ये क्वाड में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि क्वाड की अब मीटिंग थी, वहाँ पे ऐसी चीज़ें यानी कि रशिया और यूक्रेन का मुद्दा वहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा बोला गया कि ये यूरोप यूनियन का मुद्दा है, तो आप यूएन में डिस्कस करें जाके। क्वाड जो है, क्वाड में आपको 4 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। पहली है यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज़ है जो क्वाड में आती हैं, तो इसमें इस चीज़ का मुद्दा जो है डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया, ठीक है। तो रिसेंटली ही इंडिया के द्वारा अब्सटेन कर लिया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो जिनेवा में हो रही थी। रेजोल्यूशन जो लाया गया था, इंटरनेशनली कमीशन जो इंक्वायरी बिठाई गई थी रशिया के खिलाफ, जो रशिया के द्वारा एक्शन लिया गया है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा बात करें, यहाँ पे हमने अब्सटेन कर दिया है वोट डालने में, स्पेशली क्वाड में भी अभी जो मैंने अभी चीज़ें आपको बताई। इंडिया जो है ऑल्सो, इंडिया के द्वारा अब्सटेन कर लिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी, ठीक है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रेजोल्यूशन में भी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जो रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने के लिए प्रोटेक्शन स्पेशली ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। उसके अलावा बात करें, काउंसिल जो है, काउंसिल और कमीशन में क्या डिफरेंस रहता है। काउंसिल होती है ये इलेक्टेड बॉडी होती है, कमीशन क्या होती है, अपॉइंटेड बॉडी होती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर हमारी कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे काउंसिल थी जिसको कमीशन में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा आप लोग। तो काउंसिल जो है ये क्रिएट की गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में, ठीक है। 2006 में इसको क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। फिर इसको रिप्लेस किया गया फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन, ठीक है। पहले कमीशन थी, ठीक है, फिर इसको काउंसिल बनाया गया। हेडक्वार्टर इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके भी हेडक्वार्टर्स आप देख लीजिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 47 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स इसका पार्ट हैं, जो इलेक्टेड किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। काउंसिल की जो मेंबरशिप है इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रहती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कितनी कितनी सीट्स निकल के आती हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से यानी कि अफ्रीकन स्टेट से 13 सीट्स हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट से 13 सीट्स हैं, लैटिन अमेरिकन कैरेबियन स्टेट्स जो हैं 8 सीट्स हैं, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स जो है 7 सीट्स हैं, ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स में 6 सीट्स हैं। और मेंबर्स जो है काउंसिल के, ठीक है, यानी कि 1 साल 3 इयर्स यानी कि सर्व फॉर 3 इयर्स, यानी कि यहाँ पे जो मेंबर्स रहते हैं 3 साल तक अपनी जो पोजीशन है जो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट किए जाते हैं, क्लियर। तो 3 साल तक अपनी जो है पोजीशन पे बैठते हैं ये। और ये फर्दर इमीडिएट इलेक्शन यहाँ पे नहीं होते, री इलेक्शन इमीडिएट नहीं होते हैं, ठीक है, सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्लियर। यानी कि कुछ समय डाल के फिर री इलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इमीडिएट एलिजिबल नहीं होते हैं, इमीडिएट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको जो है आप इसके नोट्स बना लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे मैंने इसको पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने, आर्टिकल डिस्कस करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। 2008 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, ऑरेंज प्राइज जो है ये अवॉर्डेड यानी कि दिया जाता है, जो पब्लिश किया जाता है फिक्शन इन इंग्लिश बाय अ वुमेन। पुलित्जर प्राइज जो है ये अवार्ड दिया जाता है कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के द्वारा टू द सिटीजन ऑफ एनी कॉमनवेल्थ कंट्री फॉर एनी लिटरेरी वर्क जो इंग्लिश में किया गया है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल है बोट्समैन मेडल। बोट्समैन मेडल अभी दिया है, हमारी कंट्री की पर्सनालिटी को मिला है, हमारी कंट्री के प्रोफेसर हैं, ठीक है, जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। रिसेंटली ही प्रेस्टिजियस बोट्समैन जो मेडल है 2022 का, ठीक है, तो प्रोफेसर दीपक धार जी को दिया गया है, और ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन हॉपफील्ड के साथ इनको ये अवार्ड जो है दिया गया है, यानी कि दोनों में शेयरिंग के तौर पर ये जो है मेडल जो है बोट्समैन वो दिया गया, ठीक है। 2 साइंटिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, ठीक है, इस मेडल के लिए एट दी सेट फिजिक्स 28 कॉन्फ्रेंस में जो टोक्यो में हुई 2022 अगस्त में, ठीक है, यानी कि 2022 अगस्त में अभी होने वाली है, ठीक है, अनाउंस कर दिया गया है, तब इनको ये दिया जाएगा, क्लियर।
ये मेडल जो है ये अवार्ड दिया जाता है एवरी 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल बाद ये अवार्ड देखने को मिलता है। कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, इसके द्वारा दिया जाता है एट दी स्टैट फिजिक्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यानी कि स्टैटिस्टिक जो फिजिक्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। बात करते हैं IUPAP के बारे में। इस्टेब्लिश इसको किया गया, काफ़ी ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये, 1922 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्रुसेल्स में, ठीक है। आज के टाइम में 13 मेंबर्स कंट्रीज हैं। फर्स्ट जनरल असेंबली इसकी हुई 1923 में पेरिस में हुई थी। करंटली अभी देखें तो 60 कंट्रीज के जो पार्ट हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यानी कि 60 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। हमारी कंट्री के द्वारा ज्वाइन किया गया 1948 में, यानी कि आज़ादी के अगले साल, ठीक है। ये ओनली इंटरनेशनल फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करवाती है फिजिक्स कम्युनिटी इटसेल्फ, ठीक है। मेडल जो है एंड ऑनर्स यहाँ पे दिया जाता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, ठीक है, एक सब्जेक्ट रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ऐड किया जाता है इसको, यानी कि अवार्ड में और भी चीज़ें रहती हैं। ग्लिड बोट्समैन मेडल होता है और इंस्क्रिप्शन होती है लुडविग एडवर्ड बोल्ट्जमैन की, ठीक है। लुडविग जो एडवर्ड बोल्ट्जमैन है ये ऑस्ट्रियन फिजिस्ट एंड फिलोसोफर थे, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं दीपक धार जी के बारे में, जिनको अभी ये अवार्ड के लिए चूज किया गया है। ये ओनली पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, यानी कि उनको ये प्राइज़ दिया जाता है जिनको अभी तक नोबेल प्राइज़ नहीं मिला हो, ठीक है। तो इनिशिएटिव ये किया गया 1975 में, नोबेल लिटरेट जो थे 1982 में, ठीक है। यानी कि जब तक नोबेल प्राइज़ नहीं मिले तब ये अवार्ड दिया जाता है। अगर किसी पर्सन को पहले नोबेल प्राइज़ मिल चुका है उसके बाद ये दिया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस प्राइज़ के मिलने के बाद, क्लियर, इस प्राइज़ के मिलने के बाद जो है नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है, क्लियर। प्रोफेसर दीपक जो धार हैं, ठीक है, तो इनका जन्म 1951 में हुआ। इनके द्वारा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की गई साइंस फील्ड में 1970 में, यूनिवर्सिटी जो थी इलाहाबाद। फिर इनके द्वारा मास्टर्स की गई फिजिक्स में, यानी कि MSc की गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में 1972 में, ठीक है। फिर ये US चले गए PhD के लिए, अपनी जो आगे की स्टडीज़ पूरी करने के लिए। फिर इनके द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ज्वाइन की गई एज अ रिसर्च फेलो 1978 में। तो इनके द्वारा TIFR में वर्क किया गया एज अ फुल टाइम प्रोफेसर, फिर रिटायर हुए 2016 में। फिर इनके द्वारा ज्वाइन किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में, ठीक है, एज अ विजिटिंग फैकल्टी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, एक्सरसाइज वायु शक्ति। एक्सरसाइज वायु शक्ति को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसके चलते, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि इस एक्सरसाइज को हम पोस्टपोन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज होने वाली थी राजस्थान में होने वाली थी, लास्ट ईयर जो हुई 2019 में हुई, ठीक है। ठीक है, वायु शक्ति याद रखिएगा, ये रशिया के साथ देखने को मिलती है। ये ट्राई नीलियर एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज जो है यहाँ पे पार्ट रहती है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एवरी 3 ईयर्स भी होती है ये वायु शक्ति, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं डे एंड नाइट के, और पार्टिसिपेशन जो रहता है एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का। फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने वाले थे रशियन सुखोई MKI-30, ठीक है, MiG-29 UPG फाइटर्स, फ्रेंच जो राफेल हैं, मिराज 2000, अमेरिकन C-130 एंड C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो ये सारे जो है, और इंडिजीनियस याद रखिएगा, जो इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, तेजस जो है हमारी कंट्री में ही डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है ध्रुव, ठीक है, तो ये भी इंडिजीनियसली ही डेवलप किया गया है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ये जो है सारे पार्टिसिपेट करने वाले थे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। हैंड इन हैंड 2007 में देखने को मिली, यानी कि स्टार्ट की गई ज्वाइंट एंटी टेररिज्म मिलिट्री ट्रेनिंग है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी एंड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी यहाँ पे देखने को मिलता है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्री के साथ होती है? हमारी कंट्री की। ऑप्शन फर्स्ट है चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रशिया, ऑप्शन डी है USA। तो इसका आंसर बताइएगा, तो इसका आंसर जो है आपको कल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एक्सरसाइज सेलिनेक्स के बारे में, ठीक है। एक्सरसाइज सेलिनेक्स जो है, एक्सरसाइज सेलिनेक्स जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन होती है, और ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। एट्थ एडिशन इसका अभी देखने को मिला। चलो इसका आंसर जो है मैं बता ही देती हूँ। तो इसका आंसर जो है वो चाइना, हैंड इन हैंड जो है ये चाइना के साथ जो है हमारी कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है।
सेलेरेक्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये श्रीलंका के साथ हमारी कंट्री की एक्सरसाइज देखने को मिलती हैं और ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये लास्ट जो कंडक्ट हुई थी अक्टूबर 2020 में हुई थी। एक्सरसाइज जो है ये 2 फेसेस में कंडक्ट की जाती है, हार्बर फेस विशाखापट्टनम में, फॉलोड बाय सी फेस बे ऑफ बंगाल पे, ठीक है। हार्बर फेस इसमें इंक्लूडेड रहते हैं प्रोफेशनल, कल्चर, स्पोर्टिंग एंड सोशल एक्सचेंजेस, एंड सी फेस में इंक्लूडेड रहते हैं सरफेस एंड एंटी एयर वेपन्स फायरिंग एक्सरसाइजेज, सीमैनशिप एवोल्यूशन एंड एविएशन ऑपरेशंस, ठीक है। श्रीलंकन नेवी जो है रिप्रेजेंट करेगी आने वाले टाइम में SLNS सयूराला, ठीक है, सियूरला, ठीक है। एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये, ठीक है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी आने वाली जो अभी एक्सरसाइज होने वाली है। एंड इंडियन नेवी जो है INS क्रिंच, ठीक है, क्रिच जिसको हम बोलते हैं, जो गाइडेड मिसाइल है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अदर पार्टिसिपेंट्स अगर देखें इंडियन नेवी की, यानी कि INS ज्योति यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, सीक एंड चेतक हेलीकॉप्टर, डॉनियर मैरीटाइम पेट्रोल जो एयरक्राफ्ट हैं। अदर एक्सरसाइजेज जो हैं हमारी श्रीलंका के साथ, जैसे मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी श्रीलंका के साथ होती है हमारी कंट्री की। नेक्स्ट है दोस्ती ट्राईलेटरल एक्सरसाइज, कोस्ट गार्ड इंडिया एंड मालदीव एंड श्रीलंका के साथ होती है ये, ठीक है। ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि 3 कंट्रीज है। बाईलेटरल दो कंट्रीज रहती हैं, ट्राईलेटरल 3 कंट्रीज रहती हैं, एंड मल्टीलेटरल 3 से ज़्यादा आपको कंट्रीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पे बात की जा रही है विशाखापट्टनम में, ओके। तो ये थे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। और आपकी जो वीडियो आई थी ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में, क्लास 6 का मैंने बता रखा है, एकदम बेसिक है वो, ठीक है। मैप्स एंड ग्लोब्स के बारे में जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग वो लेक्चर को ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।